केपीएम परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो भूगोल है उसकी उत्पत्ति के बारे में जाना था, भूगोल किस तरीके से बना और भूगोल शब्द का किस तरीके से जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, हमने उसके बारे में जाना था। और हमने भूगोल को पढ़ने की 2 विधियां भी सीखी थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं कि उन 2 विधियों के आधार पर भूगोल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसमें से हमने जो विधि पढ़ी थी वो 2 विधियां कौन कौन सी थी। वो पहली विधि थी जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध भूगोल, जिसे हम सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है दूसरी विधि जो है वो है आपका रीजनल अप्रोच, यानी कि प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि सिस्टमेटिक अप्रोच यानी जो आपका क्रमबद्ध भूगोल है, इसको किसने बताया था? इस विधि को बताया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बताया था, ठीक है। ये जर्मन ज्योग्राफर थे और इन्होंने बताया था कि सिस्टमेटिक अप्रोच से भूगोल को हम यानी ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। किसने बताया था? आपका जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। और दूसरा जो अप्रोच है रीजनल अप्रोच, इसको बताया था कार्ल रिटर ने। किसने बताया था? कार्ल रिटर ने। और हमने ये भी बताया था कि जो रीजनल अप्रोच होता है वो क्या होता है, ठीक। और इसके बेसिस पर हम ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले सीखते हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी कितने प्रकार का होता है, ठीक है। भूगोल कितने प्रकार का होता है। जो आपका क्रमबद्ध भूगोल है उसके आधार पर भूगोल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या 3 भागों में इस भूगोल को बांटा गया है। जो पहला है वो आपका है भौतिक भूगोल, दूसरा है आपका मानव भूगोल, तीसरा है आपका जैव भूगोल। क्या है? ये तीनों भूगोल आपके हैं। अब भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है और जैव भूगोल क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? जब हम पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल के भौतिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भौतिक भूगोल। यानी कि पृथ्वी के धरातल के भौतिक स्वरूप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। अब वो भौतिक भूगोल भी आपका कई प्रकार का होता है, ठीक है। हम यहाँ पर उसको एकदम विस्तृत रूप से सीखने वाले हैं। अब भौतिक भूगोल के आधार पर पहला जो प्रकार का भूगोल होता है वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान क्या होता है इसको भी जानेंगे। दूसरा है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसे हम जलवायु विज्ञान बोलते हैं। तीसरा क्या है? हाइड्रोलॉजी, जिसे हम जल विज्ञान बोलते हैं। चौथा है आपका सॉइल ज्योग्राफी, जिसे हम मृदा विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। यानी मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल, ठीक। तो भौतिक भूगोल के आधार पर 4 प्रकार के यहाँ जो मेनली कितने प्रकार के जो भूगोल है वो कितने प्रकार के हैं? वो आपके 4 प्रकार के हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ मानव भूगोल जो है वो भी आपका लगभग 4 प्रकार का है, ठीक है। वो अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में आगे सीखेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? भू आकृति विज्ञान क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित जितनी भी भू आकृतियां हैं वो कैसे बनी, इनके बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी ना, किस तरीके से इनका निर्माण हुआ, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही होगी, हम उनके बारे में क्या करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर जितनी भी भू आकृतियां हैं उनके बारे में हम उनके विकास की प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जो भू आकृतियाँ कैसी होती हैं? वो भू आकृतियाँ हो सकती हैं पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, मैदान हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, झील हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें आपकी भू आकृतियाँ हैं। और ये भू आकृतियाँ किस तरीके से बनी और इनके बनने की प्रक्रिया क्या रही होगी, हम उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जलवायु विज्ञान क्या होता है। जलवायु विज्ञान हम किसे बोलते हैं? कि जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ठीक है, वातावरण और मौसम यानी एलिमेंट्स ऑफ वेदर,
वेदर के एलिमेंट्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, क्लाइमेटोलॉजी। अब ये वेदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे किसी क्षेत्र के मौसम, जो आपका जो वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन, जैसे कि अब वो कुछ ऐसे अवयव हैं ना जो आपके जलवायु से संबंधित है, और वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका तापमान हो गया, ठीक है, आर्द्रता हो गई, और पवनें हो गई, ठीक है, वायुदाब हो गया, वर्षा हो गया, ये सब क्या है, ये सब जलवायु से संबंधित कुछ अवयव हैं, ठीक है। अब हम किसी विशेष स्थान के मौसम के अवयव, जैसे कि तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवन, ठीक है, उसके बाद आर्द्रता, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हम किसी एक अगले लेक्चर में या किसी वीडियो लेक्चर में, दूसरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, ठीक। तो क्लाइमेटोलॉजी हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, जब किसी एक स्थान के, किसी एक भूभाग के वायुमंडलीय परिवर्तन से ताप, दाब, ठीक है, ताप हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, और उसके बाद पवनें हो गई, इनके बारे में हम किसके अंतर्गत करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। फिर आपका जो होता है हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, ये क्या होता है, जैसे मतलब जितने भी जल निकाय हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं इस धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हाइड्रोलॉजी ना, उन सब की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, हाइड्रोलॉजी। अब ये जल निकाय, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये कौन कौन सी हैं, इसमें सागर है, महासागर है, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, और झरने हैं, ये सब वाटरफॉल्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ये सब जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। अब ये वाटर बॉडीज़ क्यों कहलाए, क्योंकि इसमें क्या है, ये जल से संबंधित निकाय हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज़ या जल निकाय, ठीक है। अब इन जल निकायों में जो वाटर बॉडीज़ हैं, इनमें जो है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार का इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, और किस प्रकार का जीवन होता है इसके अंदर, तो इन सब का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजी, क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजी, ठीक है। फिर अगला है सॉइल ज्योग्राफी, क्या है, सॉइल ज्योग्राफी, जिसे हम बोलते हैं मृदा विज्ञान, ठीक है। अब मृदा विज्ञान से आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मृदा का मतलब मिट्टी। अब मिट्टी के बारे में हम पूरी तरीके से जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं मृदा विज्ञान। अब मिट्टी के कौन कौन से पहलू होते हैं, जैसे मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की है, उसका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ होगा ना, कोई मिट्टी किस तरीके से बनी है, कोई मिट्टी कितने प्रकार की होती है, और उसकी जो है उर्वरकता कितनी है ना, तो ये सब किस में आता है, सॉइल ज्योग्राफी में, जिसे हम मृदा विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भौतिक भूगोल रहा। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की, किसी बात करते हैं मानव भूगोल की। अब मानव भूगोल में सबसे पहला जो भूगोल है, जो सबसे पहली शाखा है, वो कौन सी है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। अब जनसंख्या और अधिवास भूगोल क्या है, अब जनसंख्या भूगोल, जैसे कि जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जनसंख्या से संबंधित कई सारे ऐसे अवयव हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इनका प्रवास किस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो है जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात हो गया, और उसके बाद और इनका प्रवास हो गया, ये दो बेस पर होते हैं, एक होता है शहरी, एक होता है ग्रामीण। तो मतलब कि जब हम किसी क्षेत्र के ना, या किसी क्षेत्र या प्रदेश के जनसंख्या वितरण, इनके घनत्व, इनके प्रवास, ठीक है, उसको हम ग्रामीण अथवा शहरी आधार पर पढ़ते हैं, तो वो किस में आ जाता है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, जब किसी क्षेत्र के या किसी देश की जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, और उसके बाद उनका प्रवास का मतलब है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो रहने के लिए जाते हैं, सेटलमेंट होते हैं, मतलब उनका सेटलमेंट होता है, ठीक है, वो सेटल होते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर। और वो किस बेसिस पर होता है, वो होता है आपका एक रूरल होता है, एक होता है अर्बन होता है, यानी ग्रामीण और शहरी, ठीक। फिर दूसरा आता है आपका सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। अब सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी क्या होता है, मतलब कि जो भी
जितनी भी सामाजिक परिघटनाएं हैं, जितनी भी सामाजिक परिघटना है, जैसे कुलीनता हो गया, निर्धनता हो गया, ठीक है, गरीबी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये क्या है, मतलब ये सब सामाजिक परिघटनाएं हैं, मतलब ये समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अब जो गरीबी है ये समाज में ही होती है, फिर उसके बाद जो अमीरी, इसे हम कुलीनता बोलते हैं, ये भी समाज में ही होती है। शिक्षा भी समाज में ही होती है ना, समाज के लोगों के द्वारा ही शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद फिर आता है आपका स्वास्थ्य भी लोगों के द्वारा जो है इस टर्म का यूज लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब किसी समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद इनके रहन सहन और इनकी बोली भाषा, इन सब का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं वो आपका जाता है सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। अब सांस्कृतिक भूगोल में कई मतलब जो अलग अलग देश हैं, ये आपका रीजन बेस पर हो सकता है ना, क्षेत्रीय आधार पर, कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग संस्कृति होती है, ठीक है, उनका रहन सहन पहनावा अलग अलग होता है। तो ये सब किस में आ जाता है आपका सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी में। इनका सामाजिक स्तर कैसा है, इनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, इनका स्वास्थ्य स्तर है वो कैसा है, ठीक। तो ये सब किस में आ जाता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत। फिर आता है आपका राजनीतिक भूगोल। क्या आता है, राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ये इसे मतलब राजनीतिक भूगोल किसे कहते हैं, जब हम किसी क्षेत्र के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू को जिस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फिर राजनीतिक भूगोल। अब इसमें जो क्षेत्र हो सकता है वो आपको कोई राज्य हो सकता है, कोई दो देश हो सकते हैं, मतलब जैसे दो देश हैं उनके बीच जो संबंध है उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, वो भी किसमें आ जाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। और जो किसी राज्य की सीमा, किसी जिले की सीमा ना, और किसी देश की सीमा, ये भी किसमें आता है, आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। क्लियर। फिर अब जो आता है लास्ट वाला, इसका जो मानव भूगोल का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट ब्रांच है, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इसे हम ऐतिहासिक भूगोल बोलते हैं, ठीक। अब ऐतिहासिक भूगोल क्या है, जैसे कोई एक क्षेत्र है, कोई एक जगह है, कोई एक भूभाग है, वो उसमें जो है उस भूभाग में जो है एक लंबे कालखंड के दौरान जो परिवर्तन होता है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे हम यहाँ से जिस जगह पर हम आज पढ़ा रहे हैं, क्या पता इस जगह पर पहले पूरा खेत रहा हो, या वन कोई जंगल रहा हो, या पहाड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है बहुत साल पहले ना। तो ये क्या है, मतलब वो मतलब पहले से अब इस जगह में परिवर्तन आ गया है, मतलब ये एक लंबे कालखंड में हुआ है, मतलब एक लंबे समय में हुआ है ये परिवर्तन इस भूभाग पर ना, यानी बोल सकते हैं किसी भूभाग पर हुए लंबे समय के दौरान जो परिवर्तन होता है उसे हम किस में रखते हैं, किसके थ्रू उसकी स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के थ्रू, ठीक। तो ये रहा आपका भौतिक भूगोल और दूसरा रहा मानव भूगोल। अब जो हमारा लास्ट वाला है वो है बायो ज्योग्राफी, जिसे हम जैव भूगोल बोलते हैं। और जैव भूगोल क्या होता है, अब जो हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पढ़ते हैं, अब इसी में ही बीच बीच में आपका बायो ज्योग्राफी भी आ जाता है। जैसे अब तापमान आपका जो तापमान है वो किस प्रकार का है, वो आपका वो किस में आता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, टेम्परेचर या फिर जो वर्षा है। अब इस टेम्परेचर यानी एक, और यहाँ पर जो मौसम है यानी जलवायु है, अब जलवायु ये सब किस में, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। अब इन जलवायु का किसी जीव जंतु पर, किसी जीव या फिर मानव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो फिजिकल ज्योग्राफी है और मानव जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, मानव भूगोल है, इन दोनों के संबंधों ना, इन दोनों के संबंध मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन में कोई जो है जीव जंतु किस तरीके से सरवाइव कर पा रहा है, कोई किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई जीव जो है किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहा है, या फिर वो जीव क्यों उसी ही क्षेत्र में पाया जाता है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो ये जो है उस क्षेत्र को उस जीव के साथ उसका संबंध बताता है, तो वो किस में आ जाता है, आपका बायो ज्योग्राफी में, जिसे हम इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई एक विशेष, जैसे हम लोग हैं,
अब हम लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ना एक मीडियोकर टेम्परेचर है, यानी जो है टेम्परेचर मतलब वो एकदम मध्यस्थ है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे कुछ ऐसे रीजन जैसे पोलर रीजन है ना, पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, क्या वहाँ पर मानव का रहना संभव है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए मानव का रहना वहाँ संभव नहीं है। वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जीव ही पाए जाते हैं। तो ये प्रकृति और जो जीव जंतु हैं उनके बीच का जो संतुलन होता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? बायोजियोग्राफी यानी जैव भूगोल के अंतर्गत। और उसमें जो पहला पार्ट है इकोलॉजी, ये हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोई किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष जीव ही क्यों पाया जाता है या फिर क्यों नहीं पाया जाता है। ठीक, ये होता है आपका इकोलॉजी। और उसी में इन्वायरमेंट भी आता है, पर्यावरण पूरा जाता है कि किसी भी पर्यावरण का किसी जीव जंतु या मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी किसमें आ जाता है? आपका बायोजियोग्राफी में। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा ज्योग्राफी का जो सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर जो हम ज्योग्राफी को जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा कि सिस्टमेटिक अप्रोच के बेसिस पर हम ज्योग्राफी को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और बायोजियोग्राफी में। अब हमने ये भी देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी कितने प्रकार का होता है और फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कितने टाइप के होते हैं, बायोजियोग्राफी क्या होता है, बायोजियोग्राफी के टाइप्स, हमने ये देखा। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम उस वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि रीजनल अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी को कितने टाइप से पढ़ा जा सकता है या कितनी ब्रांचेज होती हैं रीजनल अप्रोच के बेसिस पर ज्योग्राफी की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।